हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो यूनिट 10 स्टार्ट की थी उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कोल जनजाति के बारे में। किसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं? कोल जनजाति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम पूरी कोल जनजाति के सभी फैक्ट को एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। इस क्लास को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको थोड़ी आवाज़ अजीब लग सकती है, एक्चुअली मुझे सर्दी खांसी हो गई है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कोल जनजाति के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नामकरण। कैसे नाम पड़ा कि हाँ भाई ये कोल जनजाति है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अपने सदस्यों को ये होर कहते हैं या कोरो कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? मानव। क्वेश्चन क्या बनेगा? वह कौन सी जनजाति है जो अपने सदस्यों को होर या कोरो कहकर पुकारती है? या फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि होर या कोरो का क्या अर्थ होता है? तो आपको याद रखना है मानव, जो कि आपकी कोल जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अगला क्या है? संस्कृत में कोल शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना है शूकर। शूकर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए शूकर क्या है, तो आपको याद रखना है संस्कृत में कोल जनजाति को शूकर कहा जाता है। कोल शब्द का अर्थ है शूकर। ठीक है, कोल कूल से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? किनारा। अर्थात जो जातियां पर्वतों की तलहटी में नदियों के किनारे बसी हैं वे कोल कहलाती हैं। ये आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। जो आपकी क्लास है इसमें हम प्री प्लस मेंस दोनों के प्रोस्पेक्टिव व्यू से पढ़ेंगे, तो आप अपने नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। ठीक है, जब बाकी रही बात पीडीएफ की, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं मूल निवास की। और फ्रेंड्स, आपकी जो योजनाओं की क्लास चल रही थी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही। जैसे ही मैं ठीक होती हूँ तो मैं आपके लिए योजना और जो आपकी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू की क्लास है उसे कंटिन्यू कर दूंगी। तब तक आप अपनी जनजाति कवर कर लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें कोल जनजाति के मूल निवास की, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के पूर्वी अंचल। पूर्वी अंचल आप सभी जानते हैं बघेलखंड कहलाता है, जिसमें आपको याद रखना है रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, जबलपुर, रायगढ़ व मंडला। आपको ये क्षेत्र जरूर याद रखनी है सभी जनजातियों की, जो आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि सीधा सीधा क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यहीं हम सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्पत्ति की। तो जो कोल जनजाति है मुंडा समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति है। किससे संबंधित है? मुंडा ग्रुप की है। ये एक जो सबसे बहुत ज़्यादा प्राचीन जनजाति है। अग्नि पुराण व मत्स्य पुराण में कोलों का उल्लेख मिलता है, जिसके आधार पर क्या बताया गया? मतलब अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण के आधार पर क्या बताया गया? कोल जो थे वो सोमवंश या चंद्रवंश के राजा गंधार के पुत्र कोल थे। ठीक है, इन्होंने अपना वंशज बताया है। किसने? राजा गंधार के पुत्र जो थे उन्होंने कोल को अपना वंशज बताया है, आपको याद रखना है। ठीक है, महाभारत में कोलों की उत्पत्ति की कथा सूत्र है। महाभारत में कोलों की उत्पत्ति का क्या है? कथा सूत्र है। मुनि वशिष्ठ जी थे जो इन्होंने गाय कामधेनु द्वारा, ठीक है, आपको याद रखना है महाभारत में कोलों की उत्पत्ति की कथा सूत्र है मुनि वशिष्ठ की गाय कामधेनु द्वारा। ठीक है, आपको ये फैक्ट याद रखना है। अगला फैक्ट आप देखना, हम 15 मिनट से भी कम समय में आपकी कोल जनजाति को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आपको बस नोट्स बनाते रहना। अभी तो चुपचाप आपको सुनना है, फिर इसके बाद आपको नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, आपको क्या करना है? सिनॉप्सिस बनानी है, जिससे आप एग्जाम में इजीली रिवीजन कर पाओ। अब हम बात करते हैं इतिहास की। हम बात करें इतिहास की, तो आपको याद रखना है रामायण कालीन वनवासी के रूप में, जैसे कि इतिहास की हम बात करें तो आपको याद रखना है रामायण काल में वनवासी के रूप में कोल का उल्लेख मिलता है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की खुदाई से जो अस्थि पंजर मिले हैं, क्या मिले? अस्थि पंजर मिले थे। इनमें कोल मुंडा मुख मुद्रा वाली मानवों के अवशेष भी मिले हैं। जो कोल मुंडा है इनका जो मुख है मुद्रा वाले मानवों के क्या मिले? अवशेष देखने को मिले हैं। हम बात करें रामायण में जो है वो कोल किरत वेश सब आए रचे परंतरण सदन स्वाय, जो हमने बताया ना रामायण कालीन वनवासी के रूप में, तो किस तरह से उल्लेख मिलता है रामायण में? तो आपको याद रखना, देखो पहला ही वर्ड इधर लिखा है कोल। कोल किरत वेश सब आए रचे परंतरण सदन सुहाय, ये एक चौपाई है जो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है रामायण में। ठीक है, अगर हम अगला फैक्ट देखें इससे रिलेटेड,
तो आपको जनसंख्या देखना है। तो कोल में सबसे बड़ी जनजाति किसे कहा जाता है, आपको याद रखना है उरी को। इनकी कितनी उपशाखाएं हैं, ये स्वयं को कितनी उपशाखाओं में विभाजित करते हैं, तो आपको याद रखना है 22। वह कौन सी जनजाति है जो अपने आप को 22 उपशाखाओं में विभाजित करती है, आपको याद रखना है कौन सी जनजाति, कोल जनजाति। या कोल जनजाति की कितनी उपशाखाएं हैं, तो आपको याद रखना है 22 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना है 11.67 लाख, जो जनजाति का कितना है 7.60%। देखिए जो ओवरऑल जनसंख्या है उसकी अकॉर्डिंग जो आपकी कोल जनजाति वो कितनी 11.67 लाख है, लेकिन अगर हम जनजाति परसेंटेज देखें तो आपको याद रखना है 7.60 है। मुख्यतः हमने आपको बताई था रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मतलब जो आपका पूर्वी अंचल है मध्य प्रदेश का, बघेलखंड एरिया है, वहाँ पर आपको हमारी कोल जनजाति देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें उपजाति की, वैसे तो इनकी बहुत सारी, जैसे कि हमने बताया उपशाखाएं, तो इनकी 22। अगर हम बात कर रहे हैं उपजाति की, तो जो मैक्स मूलर थे, मैक्स मूलर ने कोल को कोलारियन कहा है। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए किसने कोल को कोलारियन कहा है, तो आपको याद रखना है मैक्स मूलर ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोतिया, रोतेले, भड़लिया, दसौरा, मड़नड़ा, कगवाटिया, काठोनिहा, मवासी, थाकटिया, सेवटिजा, विंज, ये सब आपकी क्या है उपजाति हैं। आपको थोड़ी इनके नाम एक बार और याद कर लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्य स्तरीय कोल विकास अभिकरण। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, थोड़ा अलग है, तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्य स्तरीय कोल विकास अभिकरण की स्थापना या इसको कब गठित किया गया, तो आपको याद रखना है 6 जून 2011 को इसको गठित किया गया। किसको, राज्य स्तरीय कोल विकास अभिकरण को। अगर हम बात करें किस उद्देश्य से, तो आपको याद रखना है कोल जनजाति के लिए प्रथम आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना, यानी जो आपकी कोल जनजाति है इनको पहले क्या करना है आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकास की मार्ग को क्या करना है प्रशस्त करना है। इसका उद्देश्य है किसका, राज्य स्तरीय कोल विकास अभिकरण का, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम देखें बोली। वैसे हमने आपको मध्य प्रदेश की बोलियों की अलग से क्लास पढ़ा दी है, आप जाके मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में देख सकते हैं, आपको वहाँ पर इजीली मिल जाएगी। ठीक है, हम बात करते हैं बोली की। कोलों में मुंडा व कोल बोलियों का प्रचलन है। कोल जनजाति में एक मुंडा हो गया और जो कोल बोलियां हैं उसका प्रचलन है। मुंडा समूह की भाषा में विकृति के कारण वर्तमान में कोल बघेली बोलते हैं। कौन सी, जो कोल है वर्तमान में वो बघेली बोली बोलते हैं। सतना में बुंदेली मिश्रित बघेली बोलते हैं। जो आपके कोल सतना में रहते हैं वो बुंदेली मिश्रित बघेली बोलते हैं, बाकी जो है वो कोल बघेली बोलते हैं। और जो सीधी में रहते हैं वो भोजपुरी मिश्रित बघेली बोलते हैं। रीवा वाले मूल बघेली बोलते हैं। ये सब किसकी बात हो रही है, कोल जनजाति की बात हो रही है, उनकी बोलियों की। जो शहडोल, मंडला और छत्तीसगढ़ी है मिश्रित बघेली बोलते हैं, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं आवास की। किसकी, आवास की। तो जो कोल जनजाति है कहाँ रहती है, गांव में रहती है। और ये अपने गांव को किस नाम से जानते हैं, तो ये अपने आप गांव को क्या बोलते हैं, टोला कहते हैं। क्षेत्र में जहाँ कोलों की आबादी अधिक होती है उसे कोल्हान कहते हैं, मतलब जहाँ पर कोल की आबादी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है उसे क्या बोलते हैं, कोल्हान बोलते हैं। और जो कोल होते हैं इनके घर किसके बने होते हैं, घास फूस के बने होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं, जिसे इन्हें कि जिनको ये क्या बोलते हैं, मड़िया या झोपड़ी कहते हैं। कोलों के घर घास फूस के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, ये जिसको ये क्या बोलते हैं, मड़िया या झोपड़ी कहते हैं। चावल द्वारा भूमि परीक्षण किया जाता है, जहाँ मकान बनते हैं, जहाँ पर इनका मकान बनता है वहाँ पर चावल के द्वारा भूमि परीक्षण किया जाता है। और अनाज मापने के लिए इनके अलग से मापक हैं, जैसे कि करुआ 200 ग्राम का होता है। जैसे कि इनको 200 ग्राम का अगर कुछ करना है तो इन्हें देखना है करुआ क्या है, 200 ग्राम का है। ये इसको क्या बोलेंगे, 200 ग्राम नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, करुआ बोलेंगे। इधर गलत लिख गया है। फिर आता है पैला, तो इसको 750 ग्राम अगर इन्हें कुछ इन्हें तौला है तो उसको मापा है तो उसको ये क्या बोलेंगे, पैला बोलेंगे। 750 नहीं बोलेंगे, 750 इसको नहीं बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, पैला बोलेंगे। 3 किलो को आपके ये क्या बोलेंगे, कुरई बोलेंगे। 3 किलो है अगर कोई चीज़ तो ये क्या बोलेंगे, कुरई है, कुरई। ठीक है, तो ये इनके मापक हैं। अब हम बात करें वस्त्र आभूषण की। अगर हम बात करते हैं वस्त्र और आभूषण की तो हम इसमें अलग अलग देखेंगे कि हमारे पुरुष और महिलाएं क्या क्या पहनती हैं।
तो जो आपके पुरुष हैं ये पंचा धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं और सिर पर क्या करते हैं, साफा बांधते हैं। जो आपकी महिलाएं धोती पर्दा नहीं पहनती, जिन्हें क्या कहते हैं, बंडी कहते हैं। हम बात करें इनकी जन्म की, तो जन्म सामान्यतः घर के उस कमरे में होता है जहाँ पशु बांधे जाते हैं। इनके यहाँ ऐसा होता है जहाँ पर इनके पशु बांधते हैं वहीं पर यहाँ पर क्या होता है, जन्म देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सोबरिया घर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोबरिया घर कहते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रखते हैं, जैसे शोर बोलते हैं अपने यहाँ, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सोबरिया घर मतलब जहाँ पर जन्म देते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो महुआ का आसव दे देते हैं, जिसे बंदाइन कहते हैं। मतलब अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, महुआ का आसव बोलते हैं, जिसे मदाइन कहते हैं। और इनको क्या कर दिया जाता है, पिला दिया जाता है। फिर जन्म के 12वें दिन क्या किया जाता है, जो संस्कार किया जाता है, तो उस अवसर पर महिलाएं कौन सा गीत गाती हैं, तो आपको याद रखना है, सोहर गीत गाती हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोल जनजाति में जो बच्चा जन्म होता है 12वें दिन इनका जो संस्कार होता है, उस समय महिलाएं कौन सा गीत गाती हैं, तो आपको याद रखना है, सोहर गीत गाती हैं। या पूछा जा सकता है सोहर गीत का संबंध किससे, तो आपको याद रखना है किससे, कोल जनजाति से। रात्रि में कोल दह का नृत्य किया जाता है। कोल दह का नृत्य कब किया जाता है, रात्रि में किया जाता है। अब हम बात करते हैं मृत्यु संस्कार की। तो जो हमारी कोल जनजाति है, कोल जनजाति में मृत्यु के बाद शव को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, जल दाग देने की प्रथा है, जिसे हमने कल में पढ़ा था, कल की क्लास हमने बेगा में पढ़ा था। वहाँ पर जलाने और दफनाने की प्रथा बसती, लेकिन यहाँ पर जल दाग एक नई प्रथा है। अब हम देखते हैं कैसे इन्होंने इसमें डिवाइड किया है। तो आपको देखना है, जो बच्चे होते हैं या जो कम उम्र के होते हैं या अविवाहित होते हैं, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, इनको क्या करते हैं, इनको दफना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपकी विवाहित होते हैं, बड़े लोग होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, उन्हें अग्निदाह दिया जाता है, यानी इनको जलाने की प्रथा है। लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में इन्हीं को क्या कर देते हैं, जलदाग देने की प्रथा है। अब हम बात करते हैं इनके पर्व और त्यौहार की। तो जो कोल होते हैं, जो आपके हिंदू के प्रभाव में सभी हिंदू त्योहारों को मनाते हैं, वह कौन सी जनजाति है जो हिंदुओं के जो असामान्य सभी त्यौहार होते हैं उसको सेलिब्रेट करती है, तो आपको याद रखना, हमारी कोल जनजाति करती है। अब हम बात करते हैं नवारवानी क्या है। नवारवानी क्या है, तो ये नए अनाज के आने पर मनाया जाता है। एक त्योहार है जो कब मनाया जाता है, नए अनाज के आने पर मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा, तो आपको याद रखना है, कोल जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले फैक्ट की, इनके सामाजिक संगठन, यानी इनके कैसे डिवाइड है। तो आपको याद रखना है, जो मुखिया होता है वो टोला का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जैसे कि कल हमने बताया था, गांव के मुखिया को मुकद्दम कहते हैं, है ना, हमने कल आपको पढ़ाए थे ना बेगा जनजाति में। उसी तरह से जो आपकी कोल जनजाति, इसमें जो मुखिया है, मुखिया कौन कहलाता है, टोला का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिसे चौधरी, महतो या गौरिया कहते हैं। ये किससे, जैसे कि कल वंशानुगत हमने पढ़ी थी, ये चुनाव के अकॉर्डिंग होते हैं, सर्वसम्मति से। यानी देखा जाए तो जो आपकी कोल जनजाति है ये सीधे सीधे हम लोगों के जैसे ही रिलेट करती है। ठीक है, जो बरुआ होता है, बरुआ कौन होता है, कोलों का धार्मिक नेता होता है। इसे देवी देवता के भाव आते हैं, जैसे अपने यहाँ बोलते हैं ना, माता आ गई हैं, या ये भगवान जी आ गए, ये देव आ गए। उसी तरह से जो बरुआ रहते हैं, ये कोलों के क्या होते हैं, धार्मिक नेता होते हैं। इसे देवी देवताओं के भाव आते हैं। जो भुइयार रहते हैं, ओझा, पंडा भी इन्हें कहा जाता है। ये जड़ी बूटी, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, जो आपकी न्योतिया है, ये आमंत्रण देने हेतु, यानी नाई का काम करते हैं न्योतिया। ये तो जैसे कि अपने यहाँ बुंदेलखंड में बोलते हैं कि न्योतो देने, है ना, न्योतो, ये तो आप उसको सीधा इसी से याद रखते हैं, न्योतिया, न्योतियाए, है ना, न्योतियाए। तो आपको वही याद रखना है, आमंत्रण देने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें पंचायत इनके यहाँ प्रचलन में है। जो मुखिया होते हैं, बड़े होते हैं, वो प्रतिष्ठित लोग इसमें क्या होते हैं, बैठते हैं। दंड को कोल क्या करते हैं, कोदई भाजी कहते हैं। अगर दंड देना है कोल को जनजाति में, तो ये क्या बोलते हैं, कोदई भाजी। पंच को क्या कहते हैं, गोहिया पंचायत कहते हैं। जो पंचायत होता है, जो मतलब पंचायत का जो पंच होता है, उसको क्या बोलते हैं, गोहिया बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके नृत्य की।
तो जो सबसे पहला तो आपको याद रखना है कोल दहका नृत्य, तो इसके तो आप नाम से ही समझ गए कोल जनजाति से संबंधित है। इस सर्वप्रिय नृत्य अर्थ क्या है? कोलों का दहकना यानी अति उत्साह, उमंग और आनंद। फिर आता है दौतलिया नृत्य जो आपकी कोल जनजाति से संबंधित है। नारड़ी नृत्य, नारड़ी नृत्य, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कोल जनजाति से संबंधित है। कहरा नृत्य संपूर्ण बघेलखंड में प्रचलित है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको इजीली याद नहीं हो रही है तो हमने मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको ट्रिक के साथ याद कराया है। इवन यहाँ से ज़्यादा फैक्ट तो आपको ये सब चीज़ों के वहाँ देखने मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कराए, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मगरोहन। ये लकड़ी से निर्मित मांगलिक प्रतीक चिन्ह है जो विवाह के समय गाढ़ा जाता है। गोदना अत्यधिक प्रिय है। बाड़ी जाति की स्त्रियां जो गोदना लिखने का काम करती उन्हें क्या कहते हैं? गोदनहार कहते हैं। किस जाति की स्त्रियां गोदना लिखने का कार्य करती हैं? तो आपको याद रखना है बाड़ी जनजाति। गोदना किस में प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है कोल जनजाति में। अब हम बात करते हैं गीत की। तो गीत की आपको लिखना है कोलों की वांशिक परंपरा में प्रमुख गीत हैं, ठीक है। तो वाचिक परंपरा में तो सबसे पहले तो हमने आपको सोहर गीत का बता ही दिया है। शिशु जन्म के बाद यानी 6 से 12 दिन बाद। दादर स्त्रियां द्वारा सामान्य अवसर पर गत नवरात्रि में गाए जाते हैं। हिदली, कजली, टप्पा, ये सब क्या है? आपके गीत हैं कोल जनजाति से। जनवासा जहाँ पर इनकी बारात ठहरती, उसके बाद वधु पक्ष की स्त्रियां दूल्हे हेतु भोजन लाती हैं। दूल्हा परीक्षण करता है, वह 7 फेरे लेता है, तब महिलाएं जनवासा गाती हैं। क्या है? गीत है। आपको याद रखना है। तो कब गाया जाता है? यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इनके देवी देवताओं की। तो ये देवी देवताओं में क्या करते हैं? अटूट आस्था रखते हैं। ठाकुर देव कौन होते हैं? इनके ग्राम के देवता होते हैं, ऐसा माना जाता है। ग्राम के रक्षा के आपके ठाकुर देव। बड़का देव कौन है? सभी वस्तु में ये व्याप्त होते हैं। महादेव के रूप में इनको पूजा जाता है। वह कौन से देव है जिन्हें महादेव के रूप में पूजा जाता है? तो आपको याद रखना है बड़का देव। जो किससे संबंधित है? आपको याद रखना है कोल जनजाति से। अहीर बाबा अहीरों के देवता हैं। संपर्क के कारण इन्हें कोल भी मानते हैं, मतलब इनसे ये रिलेट करते हैं तो कोल भी इनको मानते हैं। घासी घमसान कौन है? ये कोलों के पूर्वज हैं। फिर आपके याद रखना सन्यासी देवी गांव के बाहर पेड़ के नीचे नवरात्रि में पूजा की जाती है। जिससे क्यों की जाती है? आपकी गांव की रक्षा हो, किससे? बीमारियों से, ठीक है। आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने कोल जनजाति को पूरी डिटेल के साथ पढ़ लिया। आई होप आपको समझ भी आ गए होंगे। अगर आप इसी तरह से बेगा जनजाति के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमने आपको कल की क्लास में पढ़ाया है, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ इसकी आपको नोट्स बना लेना है। PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब रोज़ की तरह हम आपसे फिर से आज एक बात कहेंगे। आपको इस क्लास के बाद या फिर जब भी हमारी कोई क्लास देखते हो तो उसे आपको क्या करना है? अपनी स्टोरी या स्टेटस पर लगाना है। क्यों लगाना है? आपको उनकी हेल्प करनी है जिन्हें एक्चुअल में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। यकीन मानिए एक छोटी सी हेल्प है लेकिन उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगी। आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं एक नई जनजाति के साथ। अगर कल मेरी तबीयत ठीक रहती है तो कल हम आपको ये योजनाओं की क्लास भी पढ़ा देंगे। तो आपको हमारे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है। अगर पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करिए, प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।